नमस्कार दोस्तों। आज हम बताएंगे कि मानव में निषेचन कैसे होता है। निषेचन होने से पहले हम कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसको समझने के लिए आपको हम बताते हैं कि मानव मुख्य रूप से दो ही प्रकार का होता है, चाहे वो मानव स्त्रीलिंग हो चाहे वो मानव पुरुष हो। प्रत्येक स्त्रीलिंग में अंडे उत्सर्जन करने की क्षमता होती है, लेकिन कभी कभी किसी कारणवश वह अंडे उत्सर्जित करने में असक्षम होता है, जिसके कारण से महिलाओं में बांझापन का शिकार हो जाता है। यही घटना पुरुष में भी होता है। पुरुष में भी शुक्राणु उत्पन्न करने की क्षमता होती है, लेकिन किसी कारणवश गुणसूत्र की कमी की वजह से या वृद्धि की वजह से यह शुक्राणु उत्सर्जित करने में असक्षम हो जाता है। जब असक्षम होता है तो उसमें बंझापन का शिकार पूर्ण रूप से समय हो जाता है। लेकिन कभी कभी किसी हार्मोन्स की कमी से भी जनसंख्या वृद्धि करने में असक्षम होता है, मतलब बच्चे उत्पत्ति करने में असक्षम होता है। वैसी अवस्था में उस व्यक्ति को, उस पुरुष को डॉक्टर के साथ अवश्य ही संपर्क करना चाहिए, ताकि हार्मोन्स की मात्रा में पूर्ण रूप से जब वृद्धि हो जाएगा तो वह शुक्राणु को उत्सर्जित करने में सक्षम होगा। अगर ये दोनों पूर्ण रूप से स्वच्छ है और समय समय पर सारी कार्य प्रणाली एकदम टाइम टाइम पे होते रहेगा, शुक्राणु का उत्सर्जन भी होगा और अंडाणु का उत्सर्जन भी होगा, तो अगर वह एक दूसरे के बीच में क्रॉसिंग करता है तो निषेचन जरूर होगा। महिलाएं गर्भ का धारण अवश्य करेगी। पहले समझते हैं जो खास करके यह फेलोपियन नलिका में इसको तैरने में, मतलब कि स्थानांतरित करने में उसको सुविधा होता है। एक प्रकार गति करता है, वो गति करने में उसको सुविधा होता है। शुक्राणु का जो पूंछ होता है, यह पूंछ इसको आगे बढ़ने में मदद करता है। ठीक है, इसके सिर पर एक्रोसोम होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं। इसके सिर को इसका बाहरी सिरा जो बड़ा सा साइज देख रहे हैं आप, ये कहलाता है सिर। इसमें केंद्रक होता है, इसके बीच के भाग को बोलते हैं गर्दन। तो कुछ पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर से, उसको देख लीजिए कि अंडाणु का उत्सर्जन मासिक चक्र के 14वें दिन अंडाणु का उत्सर्जन होता है, जो फेलोपियन नलिका में प्रवेश कर जाता है। जब अंडाणु का उत्सर्जन होता है तो यह उत्सर्जित होने के बाद फेलोपियन नलिका में, फेलोपियन ट्यूब में प्रवेश करता है और इसको खींच कर लाने वाला जो अंग है, ये खींच कर लाता है फिम्बरी। ठीक है, उसी प्रकार शुक्राणु के द्वारा प्रत्येक पुरुष के द्वारा शुक्राणु को उत्सर्जन किया जाता है। यह मुख्य रूप से पुरुष के मन पर और मस्तिष्क पर निर्भर करता है कि मस्तिष्क जिस प्रकार से कंट्रोल करेगा उसी प्रकार से ही उसमें शुक्राणु का उत्सर्जन होगा। बशर्ते शुक्राणु की लगातार उत्सर्जन करने से आपके शरीर में हरासमेंट की मात्रा बढ़ते जाएगा। उसको पूरा करने के लिए आपको लगातार रूप से एनर्जी का सेवन करना पड़ेगा। चाहे एनर्जी किसी प्रकार का हो, चाहे केला का सेवन कीजिए, सेब का सेवन कीजिए, यानी किसी ऊर्जा के स्रोत को आप आसानी से उसका उपयोग करिएगा, तभी आपका शुक्राणु पूर्ण रूप से स्टेबल होगा, मजबूत होगा। और खाने में क्या, सही सही से खाने वाला व्यक्ति, अच्छा से हार्ड वर्क करने वाला व्यक्ति भी एक स्वच्छ और हार्ड शुक्राणु का निर्माण करता है, जो कम से कम एक वयस्क व्यक्ति के द्वारा कम से कम 3 से 4 ml शुक्राणु उत्सर्जित करने में सक्षम होता है, उत्सर्जित करता भी है। आप कंडीशन देखते हैं पुरुष में कुछ और घटना है। पुरुष की आयु लगभग जब 13 से 14 वर्ष की होती है तो शुक्राणु बनने जैसी घटना उसमें प्रारंभ हो जाता है। मतलब उसके शरीर में विकास का स्तर दिखने लगता है। जैसे विकास का स्तर मतलब क्या, उसमें युवा अवस्था, जैसे दाढ़ी का निकलना, आवाज का मोटा होना, ठीक है, किसी किसी बात पर जोरदार, मतलब लड़कियों के प्रति आकर्षण बढ़ना, महिलाओं के प्रति आकर्षण बढ़ना, ये समान सा व्यवहार पुरुष में उत्पन्न हो जाता है। और यह घटना लगभग 13 से 14 वर्ष, 15 वर्ष के आसपास में यह प्रारंभ होती है। शुक्राणु को लिंग के माध्यम से, जब शुक्राणु उत्सर्जित होता है तो मादा योनि में लिंग के माध्यम से प्रवेश कराया जाता है। तो इसी जब प्रवेश करता है, जब लिंग मादा योनि में प्रवेश करता है, इसी चीज को बोलते हैं संबंध बनाना। ठीक है, तो जब संबंध बनता है, महिलाओं और पुरुष के बीच संबंध बनता है, तो महिलाओं के योनि में स्पष्ट रूप से
शुक्राणु स्खलन होता है। शुक्राणु स्खलन होने के बाद इस योनि के माध्यम से शुक्राणु प्रवेश करता है। जब शुक्राणु प्रवेश करता है तो अगर 14 दिन के अंदर इसमें से अंडाणु उत्सर्जन हुआ है तो उत्सर्जित होने के बाद यह फिम्बरी के माध्यम से फैलोपियन नलिका में प्रवेश कर जाता है। और प्रवेश करने के बाद यह शुक्राणु से मिलता है। जब ये शुक्राणु से अंडाणु पूर्ण रूप से शुक्राणु के अंदर अंडाणु पूर्ण रूप से प्रवेश करता है, वास्तव में शुक्राणु की संख्या लाखों करोड़ों में होती है। उसी लाखों करोड़ों में से कोई एक शुक्राणु निःसरण करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। अगर वह उसके अंडाणु के अंदर प्रवेश कर गया तो निःसरण घटना पूर्ण रूप से हो गया। अगर प्रवेश नहीं किया तो यह पुनः 14 दिन के पश्चात क्या होता है, यह अंडाणु पूर्ण रूप से गर्भ की आंतरिक परत से सटा होता है, जिसके कारण इसके परत मोटा हो जाता है। 14 दिन के पश्चात ये सभी परत, अंडाणु का सभी परत टूट करके बाहर निकलता है। इसी घटना को मानसिक चक्र कहते हैं। यह पुनः एक मानसिक चक्र के दरमियान लगभग 28 दिन का समय लगता है। मतलब 14 दिन में यह अंडाणु का उत्सर्जन करने का काम करेगा। जब यह अंडाणु अगर इसके अंदर प्रवेश कर गया तो निश्चन हुआ। तो निश्चन होना मतलब कि गर्भ धारण करना। निश्चन होने की घटना ही क्या कहलाता है, सामान्य भाषा में गर्भ धारण कर दिया। ठीक है। जब यह पूर्ण रूप से जब ये गर्भ धारण कर लेता है, निश्चन हो जाता है, ये आगे बढ़ता है तो मतलब इसके कोशिका में विभाजन होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कोशिका में जब विभाजन होता है तो यह प्रक्रिया लगातार 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 इस प्रकार से अनेकों कोशिकाओं का निर्माण करता है। लगभग 1 सप्ताह के अंदर गर्भ धारण करने की घटना स्पष्ट रूप से महिलाओं को हल्का फुल्का दिखना एहसास हो जाता है। मतलब उसको मालूम चल जाता है कि हमने गर्भ धारण कर दिया। लेकिन जो घटनाएं अगर इस 7 दिनों के अंदर स्पष्ट नहीं होती है, यह घटना अगले मानसिक चक्र के दरमियान मानसिक चक्र की घटना पूर्ण रूप से रुक जाती है। इसी चीज के बाद महिलाओं को पूर्ण रूप से एहसास हो जाता है कि मानसिक चक्र जब हमें रुक गया है तो इसका मतलब कि वो पूर्ण रूप से गर्भधारण कर चुकी है। गर्भधारण के पश्चात लगभग 3 माह तक उस भ्रूण का, प्रारंभिक भ्रूण का निर्माण होते रहता है। शरीर का निर्माण होता है, उसके नलिकाओं का निर्माण होता है। इस खासकर निर्माण प्रक्रिया में एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म नामक 3 कोशिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो बच्चे के मतलब नवजात शिशु के मतलब भ्रूण के संपूर्ण शरीर का निर्माण करने का काम वही तीनों कोशिकाओं के माध्यम से होता है। और जब 3 माह पूरा हो जाता है तो बच्चे का स्पष्ट लिंग और बच्चे के छोटा सा आकृति में शरीर का स्पष्ट रूप से वह गर्भ के अंदर निर्माण हो जाता है, विकसित होता है। विकसित होने के बाद ये इस पार्ट्स में आकर के बच्चे का पूर्ण विकास होता है। बच्चे का जो भ्रूण पार्ट्स होता है यह इस नाभिरज्जु से जुड़ा होता है। इस भ्रूण का जो बाहरी कोर होता है अपरा कहलाता है, जो बच्चे के अंदर के दबाव को पूर्ण रूप से बच्चे के शरीर पर न पड़े इसके लिए उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। जब यह पूर्ण रूप से जब सुरक्षित होता है, सुरक्षित होने के बाद जब बच्चे का विकास 9 माह तक हो जाता है तो इसमें एक हार्मोन्स, इस योनि में ही एक हार्मोन्स का स्रावन होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के स्रावन होने की वजह से पूरे गर्भ में संकोचन उत्पन्न होता है। और जब संकोचन उत्पन्न होगा तो महिलाओं को, स्त्री को एक अजीब सा पेन उत्पन्न होता है, दर्द उत्पन्न होता है। दर्द के माध्यम से बच्चे गर्भ के अंदर से बाहर निकल जाता है। गर्भ के अंदर से बाहर निकलने की घटना ही कहलाता है प्रसव क्रिया। प्रसव क्रिया के पश्चात ही महिलाओं के स्तन में दूध की स्रावन होना शुरू होता है। इस प्रकार से हमने पूरा निःसरण की प्रक्रिया मतलब कि गर्भधारण से लेकर के जन्म तक के पूरे घटनाओं को हमने बताया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो इसी के मानव के संबंध में ही गर्भ से संबंधित रोग होता है कुछ न कुछ, इसके बारे में बताएंगे। और मानव के रोग के चैप्टर से उठाकर कुछ पॉइंट बताएंगे जो आपके बारे में एग्जाम के लिए ही नहीं, लगभग किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए अनिवार्य होगा। यहाँ पर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से हमको ये पॉइंट बताना था। धन्यवाद।